नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत पर निशाना साधा। कहा जैसे 15 लाख का। तो आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की ओर से कोई कामकाज यहां पर नहीं किया गया और इन दोनों ही पार्टियों की वजह से यहां पर आम जन जो है वो पिसता हुआ नजर आ रहा है। 15 लाख का वादा था, वैसे ही 100 यूनिट का वादा इनकी ओर से किया गया है। आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड में जो फिलहाल नवनिर्वाचित सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उनकी ओर से यहां पर फैसला लिया गया है कि आने वाले दिनों में 100 यूनिट तक बिजली माफ की जाएगी। उसी को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। साक्षी, जानना चाहेंगे, दिल्ली सीएम उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने मौजूदा सरकार और इससे पूर्ववर्ती सरकार पर भी निशाना साधा। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे और फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल प्रीति, देखिए उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है अब जिस तरीके से उत्तराखंड में अपनी जमीन ढूंढ रही है, पृष्ठभूमि ढूंढ रही है, उससे साफ तौर पे पता लगता है कि अब चुनावी दौर भी आ गया है। तो उनका आना स्वाभाविक था, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता के सामने एक तीसरा विकल्प बनकर आम आदमी पार्टी सामने आई है। तो उस विकल्प को किस तरीके से जनता के सामने रखना है और जनता को अपने आप से कैसे कनेक्ट करना है और साथ में उत्तराखंड में जो लंबे समय से मुद्दे चलते आ रहे हैं उनको लेकर किस तरीके से सरकार का घेराव करना है, वो साफ तौर पर आज देखा गया प्रेस वार्ता में। और अगर बात करें प्रीति, तो जिस तरीके से उन्होंने अगर बात करें मुफ्त बिजली का जो मुद्दा उठाया, जो हरक सिंह रावत जी जो ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। उस पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि ये खोखले वादे हैं जो भाजपा सरकार लगातार करती आई है। और वहीं जिस तरीके से उनसे ये सवाल किया गया कि जो आम आदमी पार्टी है वो अपना धरातल ढूंढ रही है उत्तराखंड में, लेकिन जो तमाम पार्टियां हैं वो उसे सीरियसली नहीं ले रही, बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो रही और ना उसे विकल्प की तरह देख रही हैं। तो उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो साफ तौर पे वो चिंतित हो ही जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि उनकी बातचीत से ये बात साफ तौर पे समझ आएगी किस तरीके से वो उत्तराखंड में अब पूरी तैयारी के साथ आए हैं और पूरी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं धरातल पे उतरेंगे और चुनाव में कहीं ना कहीं एक विकल्प बनकर जनता के सामने खड़े होंगे। आज के अगर कार्यक्रम की बात करें साक्षी, जिस तरीके से आपने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ओर से की गई है, और कुछ भी कार्यक्रम उनके यहाँ पर रहेंगे? अब बिल्कुल प्रीति, देखिए अभी वो थोड़ी देर बाद ही अपने जिस होटल, निजी होटल में रुके हैं वहां पे चले जाएंगे और उसके बाद वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक मुलाकात करेंगे, उनके साथ तमाम बैठकें करेंगे, चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाएंगे। और ये भी बात सूत्रों के हवाले से साफ हो रही है प्रीति, और उन्होंने भी ये बात कही है कि शायद वो जाते जाते मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वो नाम भी घोषित कर ही जाएंगे। और साथ में प्रीति तमाम जो जिले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो जा सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। हालांकि अभी जो बात सामने आई है वो ये है कि बूथ स्तर तक वो बैठकें करेंगे और साथ में कार्यकर्ताओं के अंदर मनोबल भरेंगे। जी ठीक है साक्षी, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, दर्शकों को तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से शिष्टाचार मुलाकात करी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण को लेकर भी चर्चा हुई है। वहीं पर मुख्यमंत्री धामी ने नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से अनुदान दिए जाने के लिए यहां पर नई नीति और दिशा निर्देश जल्द ही निर्धारित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कई लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर काम लगातार चल रहा है, जबकि कुछ नई परियोजनाओं को शुरू भी किया जाना है। इन परियोजनाओं के टैरिफ को कम किए जाने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता की आवश्यकता है और उसी के मद्देनजर यहां पर वो लगातार मंत्रियों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में बरसात ने भले ही गर्मी से निजात दिखाई हो, लेकिन मुश्किलें भी यहां पर बढ़ा दी है। मसूरी में देर रात को मूसलाधार बरसात से जहां पर एक और कैप्टी
कैंपटी फॉल का मुख्य झरना यहां पर विकराल रूप लेता हुआ नजर आया, तो वहीं पर बद्रीनाथ हाईवे समेत कई मार्ग यहां पर अवरुद्ध हो गए। पर्यटन नगरी मसूरी में रात 12:30 बजे से मूसलाधार बरसात शुरू हुई, जो काफी देर तक चलती रही, जिससे कि सड़कों पर मलबा भी जम गया। साथ ही आपको ये भी बता दें, मौसम विभाग ने आज देहरादून, नैनीताल समेत 7 जिलों में बरसात होने की संभावना जताई है। चमोली में अतिक्रमण को लेकर लोक निर्माण विभाग और नगर पंचायत अध्यक्ष के बीच में नाली निर्माण के लिए यहां पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली है, जिसको लेकर एसडीएम पोखरी वैभव गुप्ता ने स्थलीय निरीक्षण किया। दरअसल लोक निर्माण विभाग की आवासीय कॉलोनी के आगे नगर पंचायत पोखरी में बिना परमिशन के नाली का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर लोक निर्माण विभाग और नगर पंचायत पोखरी के बीच में काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मामले को बढ़ता हुआ देखकर एसडीएम पोखरी ने दोनों पक्षों को बुलाया और बातचीत की। पीडब्ल्यूडी विभाग पोखरी और नगर पंचायत पोखरी के बीच नाले निर्माण को लेकर किसी बात पर विवाद हुआ था, तो उस संबंध में आज पीडब्ल्यूडी और नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ मौके पर स्थल का निरीक्षण किया गया। वहाँ पर दोनों अधिकारियों के साथ वार्ता करके उनको समझाया गया है कि चूँकि दोनों विभाग ही पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हैं, तो आपस में किसी भी बात का इस प्रकार बढ़ाया जाना उचित नहीं है। आपस में समन्वय कर किसी प्रकार की हर समस्या का समाधान करें। तो अब वर्तमान में जो दोनों के बीच में बात शुरू किया है और अब दोनों के बीच आपसी सहयोग से दोनों नाली निर्माण करके पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर रहे हैं। धामी सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वो ताबड़तोड़ बैठकें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर सड़कों के निर्माण को लेकर हाल ही में मंत्री सतपाल महाराज ने बैठक ली है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से लापरवाही न होने के सख्त निर्देश दिए। वहीं पर सड़क निर्माण को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ अन्य विभागीय मुद्दे हैं, इसी को लेकर न्यूज इंडिया ने मंत्री सतपाल महाराज से खास बातचीत की। बातचीत के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आपने कल आपको बड़ा विभाग अब फिर से मिला है और सर जिस तरीके से आपने कल भी बैठक करी और आपने सख्त निर्देश जो हैं अधिकारियों को दे दिए हैं कि सड़कों के निर्माण में कोई भी लापरवाही ना हो, क्या कुछ रहेगा सर आगे बैठक? हम चाहते हैं कि सड़कें ठीक ठाक हों, गड्ढे रहित हों, सड़कों की चौड़ाई पर्याप्त हो, जो पानी की निकासी से जो पानी जो होता है कभी कभी इरोजन कर देता है, सड़क को समाप्त कर देता है, तो उसकी नाली बने और उसका इरोजन सड़क का ना हो। तो सड़क की गुणवत्ता पर हमने जो है ध्यान देने को कहा है। कनेक्टिविटी के लिए हमने कहा है। कहीं कहीं जहां अलाइनमेंट जो है बड़ा अव्यवहारिक अलाइनमेंट होता है, तो उसको भी हमने कहा व्यवहारिक बनाइए। जहाँ पर हमने बैंडों के बारे में कहा कि बैंड बहुत नैरो बैंड हैं और वहाँ पर गाड़ी ढंग से मुड़ नहीं पाती है, गाड़ी को आगे पीछे करना पड़ता है, तो ये भी हमने कहा कि भाई बैंड को चौड़ा करिए ताकि गाड़ी आराम से वहाँ मुड़ सके। ये सारी बातों की हिदायतें दी गई हैं और हम चाहेंगे कि उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। सर, अधिकारियों की लापरवाही पर आपकी भी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री द्वारा भी नौकरशाही पे सख्त लगाम कसने के आदेश दे दिए गए हैं। किस तरीके से सर आगे अगर कोई लापरवाही करता है तो नहीं, उसको हम दंडित करेंगे, कार्रवाई करेंगे। और हमने इस समय हम धरातल पे उतर रहे हैं और हम जाएंगे और हम टीम को ले जाएंगे, जगह जगह चेकिंग करवाएंगे, मटेरियल की चेकिंग होगी, उसके जो बनाने का तरीका है उसकी चेकिंग होगी और हम देखेंगे कितना उसके अंदर जो है एडिसिव कितना है और कितना किस ढंग से बनाई गई है। तो सारी चीज़ों की हम जांच रखेंगे और कार्रवाई रखेंगे और जनता से भी हम कहेंगे कि कहीं सड़क खराब है तो हमें भी सूचित करें ताकि हमें भी इन्फॉर्मेशन रहे और हम कार्रवाई कर सकें। ये थे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी। अपने सहयोगी आशीष के साथ मैं साक्षी सानी, न्यूज इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में विकास खंड पाबो के अंतर्गत आने वाले सिवाल ग्राम के पूर्व प्रधान पर गबन का आरोप लगाया गया है। परियोजना प्रबंधक स्वजल पोड़ी दीपक रावत ने बताया है कि साल 2019 में सिवाल ग्राम सभा में ठोस और तरल प्रबंधन के लिए यहां पर 2 किस्तों में पैसा दिया गया था, जिनमें पहली किस्त 2,46,000 और दूसरी किस्त 2,80,000 की थी। उन्होंने ये भी बताया काम की कुल लागत 5,26,000 की थी, लेकिन जब काम का मूल्यांकन किया गया तो काम पूरा नहीं पाया, जबकि मूल्यांकन में ये पाया गया कि लागत की कुल राशि में से मात्र 3,80,000 का ही काम यहां ग्राम सभा में किया गया है, जबकि ग्राम
पूर्व प्रधान और कोषाध्यक्ष द्वारा संपूर्ण धनराशि की निकासी पहले ही कर ली गई थी, जिसके बाद में अब पूर्व ग्राम प्रधान और पूर्व कोषाध्यक्ष को 15 दिन के अंदर 1,61,000 के करीब पैसे स्वजल में जमा कराने के निर्देश यहां पर अधिकारियों की ओर से दिए गए। इसमें ये ग्राम सभा जो सीमाल है पावर विकास खंड की, इसमें ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए काम कराए जाने थे और जिसमें 2 किस्तों में पैसा जो है ग्राम पंचायत को रिलीज़ हुआ था। जिसमें पहली किस्त 2,46,000 की और दूसरी किस्त जो है 2,80,000 की जारी हुई थी। तो कुल जो है 5,26,400 रुपये के करीब ग्राम पंचायत को जारी हुए थे। ग्राम पंचायत ने इसमें कुछ काम कराए और वो लगभग 3,80,000 का उन्होंने मूल्यांकन करके हमको दिया और इस प्रकार जो है 1,46,000 के लगभग 1,46,400 के लगभग जो है पैसा ग्राम पंचायत के पास होना चाहिए था या उसका काम उनका होना चाहिए था। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होते ही पर्वतीय जिलों के लोगों की मुसीबत यहां पर बढ़ गई है। कुमाऊं भर में बारिश का दौर लगातार चल रहा है। वहीं पर बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के सुमगढ़ गांव में मूसलाधार बरसात से पहाड़ी भरभराकर अचानक से गिर गई। भूस्खलन से एक मकान मलबे में दब गया। मकान में रहने वाले 3 लोगों की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और डॉक्टर्स की टीम मौके पर रवाना हो गई है। गांव में 8 किलोमीटर पहले मोटर मार्ग भी बंद है। उप जिलाधिकारी कपकोट प्रमोद कुमार ने बताया कि अभी घटना की जानकारी मिली है। खोजबीन राहत की टीम मौके पर है। बता दें, एक और जहां मानसून का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अब अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर मानसून ने दस्तक दे दी है। लेकिन मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर लगातार बरसात होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो पर्वतीय इलाके में जो लोग रहते हैं उनके लिए बरसात मुसीबत बन गई। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित होते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें, मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में कई जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसी कड़ी में राज्य के कई जिलों समेत राजधानी देहरादून में भी भारी बरसात देखने को मिली है, जिसका जायजा लिया संवाददाता साक्षी साहनी ने। मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जो अब सही साबित होता नजर आ रहा है। अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भी सुबह से बारिश देखने को मिल रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ दिनों से जहां कड़ी धूप थी, लोग कहीं ना कहीं गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो रखे थे, तो अब कहीं ना कहीं ये भारी बारिश जो है राहत का सबब हर किसी के लिए बन के आई है। हालांकि रास्तों में पड़े गड्ढे कहीं ना कहीं मुश्किलें हर किसी के लिए खड़ी कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने रूट भी डाइवर्ट कर दिए हैं। और अगर मौसम विभाग की माने तो कुछ दिनों तक जो है बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे भारी बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में धीरे धीरे बारिश कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन हाँ, इस बारिश ने कहीं ना कहीं हर किसी को राहत तो प्रोवाइड करी ही है। अपने सहयोगी आशीष के साथ मैं साक्षी सानी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। देहरादून में बुलंदी संस्था की ओर से देश का सबसे बड़ा मैराथन कवि सम्मेलन वर्चुअली तरीके से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 11 जुलाई से 16 जुलाई तक दिन रात चलेगा, जिसमें देश ही नहीं विदेशों से यहां पर भारतीय मूल के रहने वाले कवियों को आमंत्रित किया गया है। ये सम्मेलन 7 दिन तक 150 घंटे से ज्यादा तक लगातार चलेगा। ऐसे में संस्था इस रिकॉर्ड को इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने जा रही है।
हमारी संस्था जो ये लेकर के आई है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन, और मैं दावा करता हूँ कि ये कवि सम्मेलन हिंदुस्तानी सहित उत्तराखंड के साहित्य में अपना एक नाम रच के जाएगा और एक इतिहास बना करके जाएगा। जब जब उत्तराखंड का इतिहास लिखा जाएगा या हिंदुस्तान का साहित्यिक इतिहास लिखा जाएगा, बुलंदी संस्था का नाम ज़रूर आएगा। हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन लेकर के आए हैं, जो ये वर्चुअल कवि सम्मेलन है, और हमें इस सम्मेलन में अभी तक हमारे साथ में करीब 700 कवियों की लिस्ट है, और 700 कवि हमें हर एक राज्य से, हमारे 22 राज्यों में बुलंदी संस्था काम कर रही है, उस हर एक राज्य से हमें समर्थन मिला है। उत्तराखंड में नवनियुक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी मेरे छोटे भाई की तरह हैं और मेरा आशीर्वाद उनके साथ हमेशा है ही। साथ ही मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए आयामों को छुएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा है, उनकी युवा सोच का फायदा सीधे तौर पर उत्तराखंड की जनता को दिखाई देगा, जिससे न केवल उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा बल्कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा धामी को राजनीति की काफी समझ है, इसलिए हाईकमान ने उन्हें सूबे की कमान दी है और उनके अनुभव और समझदारी को देखते हुए ही केंद्र भी उन्हें सहयोग कर रहा है और हमें विश्वास है कि उत्तराखंड को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ाते हुए नजर आएंगे। साफ और स्वच्छ छवि है, कभी कोई दाग उन पर नहीं लगा है, तो उनके उसमें चहुमुखी उन्नति होगी, ये हम सब सोच रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। वो हमारे छोटे भाई की तरह से, मेरे शिष्य नहीं हैं, छोटे भाई हैं, गुरु शिष्य। हाँ ठीक हुआ, वो तो इसलिए छोटे भाई हैं हमारे, तो बहुत समझदार हैं और चीज़ों की उनको जानकारी रहती है, कैसे किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है, वो उनको एक लंबा अनुभव है। इसलिए पूरी तरह से सारी पार्टी उनके साथ लगी हुई है और हर तरफ से उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र का सपोर्ट है, मोदी जी का सपोर्ट है उनको पूरी तरह से, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका सपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो हेड भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जिस तरीके से अजय भट्ट की ओर से कहा गया है कि वो उनके छोटे भाई है, साथ ही उन्होंने उन्हें आशीर्वाद भी दिया और उन्होंने कहा कि जितने समझदार वो हैं, जितने तरीके से वो लगातार फिलहाल कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा आगामी विधानसभा चुनाव तो जीतेंगे ही और साथ ही प्रकृति के साथ साथ यहाँ पर विकास के साथ जो तालमेल बैठा के वो आने वाले दिनों में आगे बढ़ेंगे। ये काफी देखने वाली बात होगी। देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात यहाँ पे जो उत्तराखंड में जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहते भगत सिंह कोश्यारी, जो वर्तमान में इसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं जी, वो ये चाहे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हो या उत्तराखंड के सीएम जो पुष्कर सिंह धामी हो, ये दोनों उनसे जो है इनके राजनीतिक गुरु हैं। और इस समय वर्तमान समय में जिस समय अजय भट्ट को सेंट्रल में और जो पुष्कर सिंह धामी को स्टेट का सबसे बड़ा पद दिया गया है, तो ये अपने आप में गर्व करने वाली बात है और दोनों जो है गुरु शिष्य रह चुके हैं का रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अजय भट्ट से जब कल हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो है ये उत्तराखंड के लिहाज से सबसे अच्छा परिवर्तन पार्टी ने लिया है कि पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री युवा हैं, युवा प्रदेश है, युवा मुख्यमंत्री हैं। ऐसी स्थिति में जो है चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व का जेपी नड्डा हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राष्ट्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह हो, ये सबका जो है पूरा आशीर्वाद है, पूरा मार्गदर्शन है जी। तो वो कह रहे हैं कि हम लंबे समय से जो है पुष्कर सिंह धामी को जानते हैं, उनके अंदर तमाम काबिलियत है, तमाम क्षमताएं हैं, तमाम तरीके की जो है उनके अंदर एक जो है सोच, एक स्पार्क है, तो उसका लाभ निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और अभी मैं जो हमारे आधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वे कराया था पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने से पहले, उससे पहले जो उनके सीटें आ रही थी उससे कम इस समय जो है 5 से 6 सीटों में इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। तो इस बात को लेकर के पार्टी भी उत्साहित है और जो ये जानकारी तमाम नेताओं के पास है उसको लेकर के वो भी है, क्योंकि अजय भट्ट और भगत सिंह कोश्यारी के काफी नजदीक रहे हैं और 2002 में जब भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री थे तब बतौर ओएसडी पुष्कर सिंह धामी उनके साथ काम करते थे। तो ऐसी स्थिति में जो है अजय भट्ट बेहतर जानते हैं कि उनकी क्या क्षमताएं हैं, उनके अंदर कितनी प्रतिभाएं हैं और वो राज्य को कितना आगे ले जा सकते हैं प्रीति। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने इस तरीके की जो है उनको अपना आशीर्वाद दिया है, अपना मार्गदर्शन दिया है। ठीक है भूपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रकृति प्रेमियों के लिए काफी अच्छी खबर है। केदारनाथ में स्थापित ब्रह्म वाटिका में ब्रह्म कमल खिलना शुरू हो गया है, जबकि कई पौधों पर इस सप्ताह में और भी ब्रह्म कमल खिलते हुए दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि साल 2017 में पुलिस ने केदारपुरी में ब्रह्म कमल उगाने की पहल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण ड्रीम प्रोजेक्ट में यहाँ पर ब्रह्म वाटिका भी शामिल है। आपको ये भी बता दें केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की ओर से भी मंदाकिनी नदी के दूसरी तरफ ध्यान गुफा के पास में ब्रह्म कमल के उत्पादन के लिए 2 प्लाट और भैरवनाथ मंदिर के पास में 1 प्लाट तैयार किया गया था। इन प्लाटों पर ब्रह्म कमल की 200 पौध रोपी गई थी। कुछ दिन पूर्व ध्यान गुफा के समीप वाली वाटिका में एक ब्रह्म कमल का पुष्प खिला है। डीएफओ केदारनाथ वन्यजीव अमित कंवर ने बताया है कि तीनों प्लाट में ब्रह्म कमल की ज्यादातर पौध सुरक्षित और स्वस्थ हैं। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा वर्ष 2020 में ब्रह्म कमल वाटिका की स्थापना की गई थी, जिसमें एक नर्सरी निर्माण और 3 प्लॉट्स 1 हेक्टेयर ईच के जो है एस्टैब्लिश किए गए थे, जिसमें ब्रह्म कमल की पौध का जो है वो रोपण किया गया था। इस वर्ष ब्रह्म कमल की पौध जो है वो एस्टैब्लिश हो गई है और जो है 3 प्लॉट्स में से 1 प्लॉट में ब्रह्म कमल की जो है वो फ्लावरिंग भी जो है हो गई है और आने वाले समय में और भी ब्रह्म कमल के जो प्लांट्स हैं उनमें भी फ्लावरिंग की जो है वो उम्मीद जताई गई है। कोविड की वजह से उत्तराखंड में पर्यटकों पर रोक लग गई थी, जिसके चलते कॉर्बेट नेशनल पार्क को भी पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। यहां तक कि पर्यटकों द्वारा जो ऑनलाइन बुकिंग की गई थी उसमें लाखों रुपए को कॉर्बेट प्रशासन द्वारा पर्यटकों को वापस भी किया गया था। परंतु अब कॉर्बेट के कुछ गेटों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं। उनमें खुशी की लहर भी दिखाई दे रही है। वहीं पर कॉर्बेट पार्क में घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों और साथ ही नैनीताल जाने वाले पर्यटकों को अपना RT-PCR रैपिड टेस्ट करवाकर ही आना होगा। वहीं पर कॉर्बेट पार्क पर आने वाले पर्यटकों और यहां के जंगली जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए कैमरे लगा दिए गए हैं, जो एक बार में लगभग 5 किलोमीटर दूर तक कवरेज करता हुआ दिखाई देगा। हम लोग देहरादून से आए हैं एक्चुअली मेरी सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करने यहाँ पे। सो आई थिंक हम 4 महीने बाद घर से निकले हैं, तो यहाँ का मज़ा अलग है। बट काफ़ी अच्छा लगा इतने दिनों बाद जंगल की हवा खा के, और नेचर का मज़ा अच्छा है। बाकी जानवर अभी कम दिखे, इतना नहीं था बिकॉज गर्मी भी बहुत है, बट वेदर बहुत अच्छा लगा। बट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लॉकडाउन के बाद ढेला जोन और झिरना जोन और गर्जिया जोन खुले हुए हैं। ढेला जोन और झिरना जोन हमेशा खुला रहता है, बारिश अधिकतर रहती तो बंद रहता है, और लॉकडाउन के बाद नियमों के तहत प्रक्रिया चल रही है और चेकिंग और रिपोर्ट के बाद ही एंट्री दी जा रही है। कितनी गाड़ियाँ जा रही सर अभी यहाँ पर इन पार्कों में? ढेला में 15 और झिरना में 30 के एक टाइम पे जाती है और वर्तमान में फुल चल रही है सर। उत्तराखंड में 12 जुलाई को प्रदेश मुख्यालय में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित होगी, जिसमें योजनाओं और संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत की जाएगी। साथ ही चुनाव के मद्देनजर और भी जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार किस तरीके से किया जाएगा, इसको लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शादाब शम्स ने कहा है कि आज दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में उत्तराखंड में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के लिए जानी जाती है और हम दुनिया के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और इसलिए हर कार्यकर्ता को काम और हर काम की समीक्षा ये भारतीय जनता पार्टी के मूल भाव में है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार नए विजन के साथ नए मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और आज दिल्ली में एक बैठक है, तो दिल्ली से जो कुछ काम कार्यकर्ताओं के लिए एक विजन के साथ जो मिलेगा, उसकी झलक के रूप में उस काम को कैसे बूथ स्तर तक ले जाया जाए, उस रणनीति के तहत हम लोग उस बैठक को अंजाम देंगे। चलिए फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।